नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से सुझाव लिए गए हैं। कोविड से संबंधित नियमों की जानकारी ली। मादक पदार्थों के वितरण पर सख्ती के निर्देश है। सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। कोविड नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रैलियों की संख्या सीमित करने का सुझाव आया है। रैलियों में कोविड नियमों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। राज्य में मतदाताओं की संख्या 15.02 करोड़ है, इससे ज्यादा है। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। उसके बाद उसमें संशोधन होंगे अगर ऑब्जेक्शन होगा। अधिकांश दल रैलियों और पेड न्यूज के खिलाफ हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस चुनाव में ईसीआई डोर स्टेप सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो घर से ही वोट दे सकेंगे। घर से वोट देने की सुविधा उनके लिए रखी गई है। 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 800 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही होंगी। तो ऐसे में तमाम बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव को लेकर जो संदेह मन में था लोगों के, जो सवाल मन में थे लोगों के, जो राजनीतिक दल हैं उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हर दल यही चाहता है कि समय पर चुनाव हो। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपीज, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके ज़िले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई, जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए और उनसे उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में
तो दुर्गा शंकर मिश्र बने यूपी के नए मुख्य सचिव। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बोले दुर्गा शंकर मिश्र, जो जिम्मेदारी दी गई उसे निभाऊंगा। सीएम योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी, सीएम योगी का आभार व्यक्त करता हूं, मुख्य सचिव ने कहा है। तो दुर्गा शंकर मिश्र अब नए मुख्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और आज से ही इसकी जो शुरुआत है वो हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजेंद्र तिवारी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया दफ्तर में और फिर उनको उनकी कुर्सी दिखाई, बैठाया गया उन्हें बकायदा और सिग्नेचर करने के साथ ही नए मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है और कहा कि अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे अपने प्रदेश को, जहां मैं पैदा हुआ, जहां पला बढ़ा, जहां अपने संवर्ग में लगभग 20 साल की मैंने सेवा की, वहां पर एक बार दोबारा सेवा करने का मौका मिला है। आप में से ज़्यादा लोग मुझे जानते होंगे, व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं तमाम सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूं उत्तर प्रदेश सरकार में और आता भी रहा। यस, भारत सरकार से मैं जब सचिव के रूप में या एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे अन्य जिम्मेदारियों के तौर पे आता भी रहा हूं, तो आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा भी हूं। मेरे लिए ये जिम्मेदारी एक पूरी सेवा है और वो सेवा है अपने प्रदेश के तमाम सारे लोगों को, उनके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूँ और वो करने के लिए जो हमारे तमाम सारी पूरे सिविल सर्वेंट्स की जो फौज है, उनको जिस प्रकार से मैं सही तरीके से। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आज है और मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव के दौरे पर है अमित शाह। अमित शाह जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देर शाम अवध क्षेत्र की बैठक में वो शामिल होंगे। तो अमित शाह मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव के दौरे पर हैं और इन जगहों पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अमित शाह कहां जाएंगे और क्या पूरी प्लानिंग है। शाह का मिशन यूपी, थोड़ी ही देर में मुरादाबाद में पहली सभा उनकी होगी और दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे अलीगढ़, तीसरी जनसभा शाम 4 बजे उन्नाव में होगी। तो अमित शाह है, अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, उनका बैक टू बैक दौरा है। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद भी क्योंकि वो जाएंगे। अब बताते हैं आपको कि आखिर मुरादाबाद का समीकरण क्या कुछ है और ऐसे में 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था और इसको सपा का गढ़ माना जाता है। मंडल में लोकसभा की 6 सीट है, सपा बसपा के पास 3-3 सीटें हैं, विधानसभा की 6 सीट, सपा के पास 4 सीट है। तो ये जो पूरा समीकरण है ये बनता है मुरादाबाद का। अब अलीगढ़ का समीकरण आपको समझा देते हैं। विधानसभा की 7 सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इगलास और खैर सीट जाट बहुल्य है। 23 दिसंबर को सपा रालोद की रैली हुई। जाटलैंड का सबसे मजबूत गढ़ है। बीजेपी ने यूनिवर्सिटी का दांव चला, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। अब आगे बात करेंगे उन्नाव की। तो उन्नाव का समीकरण क्या कुछ है। विधानसभा की 7 सीट पर 5 पर बीजेपी का कब्जा है। 4 बार से साक्षी महाराज सांसद रही हैं। 28 दिसंबर को अखिलेश ने निकाली थी विजय यात्रा और आज अमित शाह उन्नाव में नजर आएंगे जब वो जन विश्वास यात्रा निकालेंगे। तो ये जो 3 क्षेत्र है, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं हमने आपको समझाया। लेकिन अमित शाह के पहुंचने के पहले हमारे संवाददाता ने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, देखिए। इस समय मौजूद है मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित एक मैदान में, जहां की आज जन विश्वास यात्रा जो यहां पे होनी है और यहां पे लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब मैं दिखा दूं आपको, मंच पे दिखा दूं, अपना कैमरामैन से कहूंगा कि मंच पे ले जाइए और दिखाइएगा। देखिए कितना भव्य मंच ये बनाया गया है और यहाँ पे अमित शाह अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचेंगे। और जनता जो है वो लगातार यहाँ पे जन सैलाब जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी
लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कितनी संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की जो जन विश्वास यात्रा है वो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके का यहाँ पे जन सैलाब है और जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनमें इतना उत्साह है कि यहाँ लोग नाचने के लिए भी मजबूर हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे नाचते दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादाबाद। बात करेंगे गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि स्नातक छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। आगे भी पहला चरण इसमें पूरा हो चुका है, स्नातक छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है, हमारी सरकार ने विकास पर ध्यान दिया है, बिना भेदभाव योजना का लाभ पहुंचाया है। पहले यूपी में हर दूसरे दिन दंगा होता था, अब योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। यूपी में 2017 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति, कोरोना की लड़ाई में हर किसी की सहभागिता। 2017 के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ा। पहले यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल थी। चलिए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। 2022 के आगमन के पहले गोरखपुर को कल और आज मिलाकर के लगभग 1850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक नया उपहार मिला है। उसमें सबसे जो अच्छी चीज है वह है आज गोरखपुर के युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स का बनना। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं और मैंने वहां देखा है कि कितना बेहतरीन तरीके से वहां पर गोरखपुर के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स में पारंगत होने, उसकी ट्रेनिंग लेने और रामगढ़ ताल न केवल अब परिवार के साथ घूमने बल्कि युवाओं के मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का भी एक माध्यम मिलेगा। साथ ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश के हर एक उस स्नातक और प्रास्नातक छात्र छात्रा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। अभी हम लोगों ने लखनऊ में इस कार्यक्रम को 25 दिसंबर से प्रारंभ किया है। उस दिन लखनऊ में 60,000 युवकों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया गया है। अब ये कार्यक्रम अनवरत रूप से संस्था वाइज प्रारंभ होगा। आज हम लोग गोरखपुर में लगभग 1000 नौजवानों को यहाँ पर अभी जो आ चुके हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी उनकी संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेजेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे, पैरामेडिकल की संस्थाओं में ये स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में हम लोग करेंगे। अगर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? उसको अपना कोई कारोबार प्रारंभ करना है तो कौन से कार्यक्रम उसके लिए, कहां से, कौन से बैंक? अयोध्या से खबर, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक जारी है। सर्किट हाउस में हो रही राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ले रहे हैं बैठक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय मौजूद है। कार्यदायी संस्था L&T, टाटा कंसल्टेंसी एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद हैं। खबर हापुड़ से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली के रेलवे रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हापुड़ से ये खबर, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। पीलीभीत दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले प्रशासन एक्शन में है। सीएम के दौरे को लेकर काले झंडे दिखाने की आशंका थी। पुलिस ने सफाइयों को चिन्हित कर दर्जनों सफाइयों को हिरासत में लिया है। सपा कार्यालय में सफाई काले झंडे दिखाने के मंत्रणा में थे, लेकिन पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और कुछ सफाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। तो पीलीभीत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां कुछ सफाइयों को हिरासत में लिया गया।
खबर महाराजगंज से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीएम क्या कार्यक्रम में कोई खलल ना हो, इसके लिए कार्यक्रम से पहले ही सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने जा रहे सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अमित चौबे गंगाराम यादव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज महाराजगंज पहुंच रही है और उसके पहले ही इस तरीके से काले झंडे दिखाने का प्रयास और जो कोशिश सपाइयों की थी, इसको नाकाम कर दिया है पुलिस ने और फौरन इन्हें हिरासत में लिया गया। राजस्थान से अपहरण कर लाए गए सरपंच को फर्रुखाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया। अपहरणकर्ता ने सरसों के खेत में डेरा जमाया हुआ था। जब सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की घेराबंदी के सामने बदमाश पस्त हो गए। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो सरपंच से 5 लाख की फिरौती की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने राजस्थान के जयपुर थाना कनौता के गाँव सुमैल निवासी सरपंच को बरामद कर लिया है। झांसी में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रक्षा थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में करीब 2200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि करीब 5000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है। इसके साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। खबर हाथरस से, जहां लक्ष्मी टॉकीज में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कमला बाजार स्थित लक्ष्मी टॉकीज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम संजीव सिंह के आदेश पर आबकारी विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिससे कि पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब और 150 किलो लहन बरामद किया है, जिसे अरहर के खेत में छुपा कर रखा गया था। ये कामयाबी चकिया आबकारी टीम को भनभी, खमपुर और छित्तमपुर एरिया से मिली है। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।